नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज के क्लास में विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा वीडियो को अंत तक देखना और यदि इस चैनल पे पहली बार आया दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य किस सल्तनतकालीन शासक के कार्यकाल में पूरा हुआ? द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच सल्तनत रूलर? चार विकल्प दिए गए हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यकाल में कुतुब मीनार का नींव रखा गया था सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में, लेकिन 1210 एडी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश के कार्यकाल में इसे पूरा किया गया। नई दिल्ली के महरौली में कुतुब मीनार अवस्थित है और इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? विकल्प एक कहता है उच्च वर्ण के पुरुष का निम्न वर्ग के नारी के साथ विवाह, निम्न वर्ग के पुरुष का उच्च वर्ण के नारी के साथ विवाह, उच्च वर्ण के पुरुष का उच्च वर्ण के नारी के साथ विवाह, या फिर निम्न वर्ग के पुरुष का निम्न वर्ग के नारी के साथ विवाह। चार विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1। जस्ट इसका विपरीत होता है प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में निम्न वर्ग के पुरुष का उच्च वर्ण के नारी के साथ विवाह होता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक और स्मारक है, दूसरे और सुलेखक है। बुलंद दरवाजा जो कि फतेहपुर सीकरी में है, इसके सुलेखक का नाम है अहमद अल चिश्ती। अदगन खां का मकबरा जो कि दिल्ली में है, इसके सुलेखक का नाम है बाकी मोहम्मद। शाह बेगम का मकबरा इलाहाबाद में, इसके सुलेखक का नाम है मीर अब्दुल्ला मुस्किन कलाम। इत्मादुद्दौला का मकबरा जो कि आगरा में है, इसका है अब्द अल नबी अल कुरैशी। इस प्रकार से ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पंडित राज जगन्नाथ इनके दरबार में राजकवि थे। पंडित राज जगन्नाथ व द रॉयल पोएट इन हिज कोर्ट। चार विकल्प दिए गए। हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि शाहजहां। पंडित राज जगन्नाथ के विषय में अगर बात करें तो मुगल सम्राट शाहजहां और जहांगीर के दरबार में ये राजकवि थे और शाहजहां ने पंडित राज जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दिए थे और उन्हीं के संरक्षण में पंडित राज जगन्नाथ ने पीयूष लहरी, गंगा लहरी, अमृत लहरी, लक्ष्मी लहरी और रस गंगाधर की रचना किया हुआ था। अगला प्रश्न है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रिफॉर्म मूवमेंट इन हिंदुइज्म इन मॉडर्न इंडिया? चार विकल्प दिए गए हैं। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन। सही विकल्प होगा आपका ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक का नाम है राजा राम मोहन राय। अब देखो राजा राम मोहन राय से कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न निकलते हैं दोस्तों। तो यदि हम बात करें राजा राम मोहन राय के बारे में तो इसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक या फिर भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा के नाम से जाना जाता है और इनका जन्म 22 मई 1772 ईस्वी को बंगाल के हुगली जिले में राधानगर में हुआ था। 1804 में फारसी भाषा में अकेशरवादियों को एक उपहार यानी कि तुल्फत उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखा। 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया और 1816 में वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना किए थे। 1820 में उन्होंने प्रीसेस ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक के नाम से जाना जाता है। राजा राम मोहन राय प्रेस स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे, जिसके कारण से राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि दिए हैं और राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के साथ मिलकर के कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किए थे। राजा राम मोहन राय के द्वारा ही बांग्ला भाषा में 1921 में संवाद कौमुदी और फारसी भाषा में मिरातुल अखबार की प्रकाशन शुरू की गई। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और मुगल सम्राट अकबर के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ठीक है, बाद में इनकी मृत्यु जो है वो ब्रिस्टल यानी कि जो लंदन है वहाँ पे हो जाते हैं सितंबर 1833 में, जिसके पश्चात देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की गतिविधियों को जारी रखा और देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित जो सभा थी उसका नाम है तत्वबोधिनी सभा। 1865 में ब्रह्म समाज में विभाजन हो जाता है, एक आदि ब्रह्म समाज के नाम से और दूसरा भारतीय ब्रह्म समाज के नाम से। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक या फिर नेतृत्वकर्ता होते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर और भारतीय ब्रह्म समाज के होते हैं केशव चंद्र सेन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय द्वारा, श्री नारायण गुरु द्वारा, ज्योतिबा फुले द्वारा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ज्योतिबा फुले द्वारा।
अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो एक सियासतनामा, सियासतनामा जो है निजामुल मुल्क की रचना है। खजान उल फुतूह, खजान उल फुतूह जो है वो अमीर खुसरो का है। खैर उल मजालिस ये है आपका हमीद कलंदर तूसी का। तारीख मुबारक शाही है याहया बिन सरहिंदी का। इस प्रकार से ए का 1, बी का 3, ए का 1, बी का 3, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गंगा लहरी का लेखक कौन है? पंडित राज जगन्नाथ, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई। हु इज द ऑथर ऑफ गंगा लहरी? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पंडित राज जगन्नाथ। अगला प्रश्न है कि अकबर के राज्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सी दरबार की भाषा थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर? हिंदी, उर्दू, पर्सियन, अरेबिक। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, पर्सियन यानी कि फारसी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भास्कराचार्य की कृति लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था? हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड भास्कराचार्य लीलावती इनटू पर्सियन? अबुल फजल, फैजी, दारासिको, अलबरूनी। अब इन 4 विकल्पों में सही विकल्प होगा आपका फैजी यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई रचना का नाम है हमारे पास हुमायूं नामा। ठीक है, तो ए का आपका 3 हो जाएगा आपका पास। अगला हमारे पास है ईश्वरदास नागर, ईश्वरदास नागर का हो जाएगा आपका फुतुहात आलमगीरी। याहया बिन सरहिंदी, याहया बिन सरहिंदी जो है तारीख मुबारक शाही। और अब्बास खानी सरवानी का है आपका तारीख शेरशाही। इस प्रकार से ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। अकबर के शासनकाल में किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ? अंडर हु डायरेक्शन वाज द महाभारत ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर? 4 विकल्प दिए गए हैं, अबुल फजल, उर्फी, फैजी, वली दकनी। अब इनसे आपको 4 विकल्प में सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि फैजी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पातशाह नामा का लेखक कौन था? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द पातशाह नामा? तो इसका सही विकल्प होगा आपका अब्दुल हमीद लाहौरी यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि जिस मुगल सम्राट ने फारसी में आत्मकथा लिखी उसका नाम था अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां? विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल इंपेरर्स रॉट हिज ऑटोबायोग्राफी इन पर्सियन? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जहांगीर। बाबर और जहांगीर दो ऐसे मुगल शासक थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। बाबर की जो आत्मकथा है उसका नाम है बाबरनामा और ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। जहांगीर की आत्मकथा का नाम है जहांगीरनामा और ये फारसी भाषा में लिखा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तबकात अकबरी, तबकात अकबरी है निजामुद्दीन अहमद का। तारीख रसीदी है आपका मिर्जा हैदर डोगलक का। तारीख शेरशाही, तारीख शेरशाही है अब्बास खान शेरवानी और तारीख दिलकुश है आपका भीमसेन कायस्थ का। इस प्रकार से ए का 4, बी का 1, ए का 4, बी का 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है मुंतखब उल लुबाक का रचयिता कौन था? बाय हुम वाज द बुक मुंतखब उल लुबाक रिटन? अब इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं आपके पास। सही विकल्प को आपका खफी खां यानी कि ऑप्शन नंबर 3। अगला है निम्नलिखित में से किसने शाहजहां के काल में तुजु के बाबरी का अनुवाद तुर्की भाषा से फारसी भाषा में किया था? हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड तुजु के बाबरी फ्रॉम टर्किश लैंग्वेज टू पर्शियन लैंग्वेज ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां? 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प होगा आपका अबू तालिब तुर्बती यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सही सुमेलित है? आदाब ए आलमगीर मिर्जा मोहम्मद कासिम, गलत है। आलमगीर नामा साकिब मुस्तैद खां, गलत है। फुतुहात आलमगीरी ईश्वरदास नागर, बिल्कुल सही है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 का विकल्प नंबर 3 सही जवाब है। समसामयिक मुस्लिम इतिहासकार जिसने अकबर को इस्लाम विरोधी कहा कौन था? हु वाज द कंटेम्पररी मुस्लिम हिस्टोरियन हु कॉल्ड अकबर एंटी इस्लामिक? 4 विकल्प हैं, ख्वांद मीर, बदायूनी, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद,
नियामतुल्लाह। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बदायूनी। अगला है मज्म उल बहरीन का रचयिता था। द बुक मज्म उल बहरीन वाज रिटन बाय होम। 4 विकल्प दिए गए हैं, जहांगीर, खफी खां, शाहजहां, दारा सिको। अब इन 4 विकल्पों में सही विकल्प का आपको चयन करनी है, तो सही होगा आपका दारा सिको। ठीक है। अगला है निजामुद्दीन अहमद ने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय निजामुद्दीन अहमद। सही विकल्प होगा आपका तबकात अकबरी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने किसको गुण समुद्र की उपाधि से सम्मानित किया था। हु वाज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ गुण समुद्र बाय शाहजहां। लाल खां, शौकी, मोहम्मद हुसैन, कलीम। अब इन 4 विकल्पों में सही विकल्प होगा आपका लाल खां यानी कि ऑप्शन नंबर 1। मुंतखब उल तवारीख किसकी रचना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अब्दुल कादिर बदायूनी का। ठीक है। 23 का एक आपका सही विकल्प है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक ने संगीतकार लाल खां गुण समुद्र को संरक्षण दिया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि शाहजहां। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक और लेखक है, दूसरे और ग्रंथ है। अब इन 4 विकल्पों में सही विकल्प का आपको चयन करनी है, तो सही विकल्प हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो गुलशन इब्राहिम, गुलशन इब्राहिमी जो है आपका मोहम्मद कलीम फरिश्ता का है आपका। ठीक है। तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही है आपका जियाउद्दीन बर्नी का। अगला आपके पास है मुंतखब उल तवारिक, मुंतखब उल तवारिक आपका है अब्दुल कादिर बदायूनी का। और अकबरनामा आपका है अबुल फजल का। इस प्रकार से ए का 4, बी का 3, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अकबरनामा के रचयिता अगर देखें तो अबुल फजल हैं और ये ग्रंथ को बेसिकली 3 भागों में बांटा गया है। पहले 2 भाग को वृतांत कहा गया है और तीसरे भाग को आयन अकबरी कहा जाता है। ठीक है। अकबरनामा जो है फारसी भाषा में लिखी गई है। अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ होता है अकबर की कहानी और अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद जो है वो हेनरी बेवरेज ने किया था। अबुल फजल ने अकबर और अन्य समकालीन राजकुमारों के बारे में भी लिखा है जिसे रुकात के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें तथा अधोलिखित कूट से अपना उत्तर चुनें। खुलासत उल तवारीख ये है आपका सुजान राय का। लुब उल तवारीख ये आपका है राय बिंद्रावन का। फुतुहात आलमगिरी ये आपका है ईश्वरदास नागर का। नुस्ख ए दिल कुशा ये आपका है भीमसेन बुरहानपुर का। इस प्रकार से ए का 4, बी का 3, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। नुस्ख ए दिल कुशा के बारे में बात करें तो इसके लेखक का नाम है भीमसेन बुरहानी। ठीक है, या फिर भीमसेन बुरहानपुरी। भीमसेन जो थे वो दक्कन क्षेत्र में रहने वाले थे और मुगल साम्राज्य में ये सेवाएं दे चुके थे। इन्होंने गुजरात के बारे में बहुत ही ज़्यादा जानकारियाँ दी है, विशेष करके कहे तो मुगल साम्राज्य से जुड़े हुए जानकारियाँ दी है इन्होंने। ठीक है। यह किताब जो है वो औरंगजेब के शासनकाल में लिखी गई थी और ये किताब में दक्कन से जुड़े मामलों पर चर्चा की गई है, साथ साथ गुजरात के बारे में जानकारी इसमें दी गई है। भीमसेन कायस्थ जाति के थे और औरंगजेब की सेना में एक क्लर्क थे। ठीक है। ऐतिहासिक व्यक्तियों के चरित्र का यथार्थ अगर कहा जाए एज इट इज तो इन्होंने अपने पुस्तक में रचना किया है। ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अब 4 विकल्प दिए गए हैं, इन 4 विकल्पों में सही विकल्प का चुनाव करना है आपके पास। तो शाहजहां नामा, शाहजहां नामा जो है वो है मोहम्मद सादिक खां का। फुतुहात आलमगिरी ये आपका ईश्वरदास नागर का है। तारीख दिलकुशा, तारीख दिलकुशा आपका भीमसेन का है। और खुलासत उल तवारीख है आपका सुजान राय भंडारी का। इस प्रकार से ए का 2, बी का 4 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। खुलासत उल तवारीख के विषय में बात करें तो ये फारसी भाषा में लिखे गए ग्रंथ है जो कि सुजान राय भंडारी के द्वारा इसे लिखा गया है। ठीक है। इस पुस्तक का मतलब होता है इतिहास का सार और ये ग्रंथ जो है मुगल साम्राज्य के इतिहास पर लिखी गई है और इसमें भारत के इतिहास का वर्णन किया गया है, लेकिन खास तौर पर अगर देखा जाए तो मुगल काल का इतिहास केवल इसमें बताया गया है। ठीक है। फारसी गद्य तथा पद किसके शासनकाल में अपने शिखर पर थे।
Persian prose and poetry were at their peak during whose reign? बाबर, हुमायूं, अकबर, लाल खां। अब इन चार विकल्पों में सही विकल्प का चयन करनी है, तो सही होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अकबर। निम्नलिखित में से वह प्रसिद्ध फारसी चित्रकार कौन था जो हुमायूं के साथ भारत आया था? Who among the following was the famous Indian painter who came to India with हुमायूं? चार विकल्प दिए गए हैं, इन चार विकल्पों में सही विकल्प होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सैयद अली हमदानी। विख्यात पुस्तक हमजनामा, जो कि अकबर के आदेशानुसार अभूतपूर्व रूप से बड़े पटल पर चित्रित की गई थी, मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? इन विच लैंग्वेज वाज द फेमस बुक हमजनामा which was unprecedentedly depicted on a large scale on the order of Akbar originally written? चार विकल्प दिए गए हैं, इन चार विकल्पों में सही विकल्प होगा आपका अरबी यानी कि अरेबिक। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। अकारिजा, नादिर उल जमा को उपाधि दिया गया है इसे। उस्ताद मंसूर को नादिर उल असद की उपाधि दी गई है। अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि दिया गया है और मियाँ तानसेन अकबर के नौरत्न थे। तो इस प्रकार से ए का 2, बी का 3, सी का 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। मुगल बादशाह अकबर के नौरत्नों में शामिल था राजा बीरबल, जो कि खास सलाहकार माना जाता है। इसे तीक्ष्ण बुद्धि यानी कि तेज बुद्धि के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया था। मियाँ तानसेन संगीतज्ञ थे। अबुल फजल अकबर की जीवनी अकबरनामा और आयन अकबरी के लिए जाने जाते हैं। फिर फैजी है। राजा मान सिंह सैन्य गतिविधियों के लिए जाना जाता है। राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फकीर जियाउद्दीन, अब्दुल रहीम खाने खाना, ये अकबर के नौरत्न थे। अगला प्रश्न है कि जहांगीर के दरबार का चित्रकार ख्वाजा मंसूर प्रख्यात चित्रकार था। चिड़ियों और पशुओं के लिप चित्रों का, मुगल किलों के रूप चित्रों का, भूदृश्य का या फिर भित्ति चित्र का? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1 चिड़ियों और पशुओं के लप चित्रों का। अगला है सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा एक तालाब से घिरा है, पूर्णतः संगमरमर का बना है, 4 गुंबदों से युक्त है, 25 कारी से अलंकृत है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि एक तालाब से घिरा हुआ है। पितरादुरस शब्द किसकी ओर निर्देशित करता है? भित्ति चित्र, 25 कारी, इटालियन शैली, विशेष प्रकार के कंगूरे। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 25 कारी। अगला है दास्तान अमीर हमजा की हस्तलिपि पर किसने चित्रांकन किया था? सिराज का अब्दुल समद, फारूक कलामक, तबरेज का मीर सैयद अली और मिस्की। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि सिराज का अब्दुल समद। अगला है फतेहपुर सिकरी में अकबर की इमारतें निम्नलिखित के लिए प्रसिद्ध है। धर्निक और चापाकार शैलियों का समन्वय, भारत में प्रथम कंदाकार गुंबद का निर्माण, व्यापक मात्रा में संगमरमर का प्रयोग, 25 कारी का प्रचुर प्रयोग। अब इन चार विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1। प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किसके काल में थे? उस्ताद मंसूर वाज अ फेमस पेंटर अंडर विच मुगल किंग? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं? इन चार विकल्पों में सही विकल्प होगा आपका जहांगीर यानी कि ऑप्शन नंबर 2। उस्ताद मंसूर के बारे में बात करें तो ये 17वीं सदी के एक भारतीय चित्रकार और प्रकृतिवादी थे। ये मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में रहते थे। ठीक है, इन्होंने जहांगीर के द्वारा नादिर उल असर की उपाधि यानी कि युग का अद्वितीय की उपाधि दिया गया था और अकबर के शासनकाल में अंतिम समय में इन्हें उस्ताद की उपाधि भी दिया गया था। ठीक है, ये साइबेरियन क्रेन के चित्रित करने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। ये न केवल पक्षियों के बल्कि जानवरों, पेड़ पौधे का भी चित्रण किया करते थे। मैं किसी चित्रकार की पेंटिंग देखकर यह बता सकता हूँ कि किस चित्रकार ने पेंटिंग का कौन सा भाग बनाया है। यह किसका कथन है? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं? By looking at a painter's painting, I can tell which part of the paintings has been made by which artist. This is whose statement? तो सही जवाब होगा आपका जहांगीर यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 का विकल्प नंबर 3 इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला है मुगल स्थापत्य कला में पितरादुरा किसे कहा गया? दीवार की सजावट को, संगमरमर के पत्थरों पर हीरे जवाहरात से बनी जड़ावट को, मकबरों में ज्यामितीय चतुर्भुजाकार में बने उद्यान को, या इनमें से किसी को नहीं? अब इन चार विकल्पों में सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, जहांगीर के काल में किस चित्रकला का उत्कर्ष हुआ? मनुष्य एवं पशु पक्षी का, जानवर एवं पक्षी का, प्रकृति के विविध फूलों की,
या व्यक्तियों की भावनाओं का। विच पेंटिंग्स फ्लरिश ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जहांगीर? ह्यूमंस एंड एनिमल्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स, नेचर डाइवर्स फ्लावर, फीलिंग्स ऑफ पीपल। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मनुष्य एवं पशु पक्षी की चित्रण। ठीक है। चित्रकला की शैली जो स्वतंत्र रूपेण मुगल काल में विकसित हुई थी, राजपूत शैली थी, बीजापुर शैली थी, कांगड़ा शैली या फिर गोलकुंडा शैली? सही विकल्प होगा आपका कांगड़ा शैली यानी कि क्वेश्चन नंबर 42 का विकल्प नंबर 3 सही जवाब है। निम्न में से किस कारण शाहजहां के शासनकाल को भारत के मध्यकालीन इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है? साहित्य के विकास के कारण, आर्थिक समृद्धि के कारण, वास्तुकला के विकास के कारण या फिर सैनिक उपलब्धि तथा राज्य क्षेत्र के विस्तार के कारण? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि वास्तुकला के विकास के कारण शाहजहां के शासनकाल को भारत के मध्यकालीन इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। अकबर के दरबार के महानतम चित्रकारों में से एक जिसे बादशाह ने टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया था कौन था? 4 विकल्प दिए गए, बसावन, केशव, मुकुंद, दसवंत। सही विकल्प होगा आपका दसवंत यानी कि विकल्प नंबर 4। निम्नांकित मकबरों में से कौन सा एक बड़े उद्यान के केंद्र में स्थित है और ताजमहल का पूर्व रूप जैसा प्रतीत होता है? सिकंदरा का अकबर का मकबरा, आगरा का इत्मादुद्दौला का मकबरा, सासाराम का शेरशाह का मकबरा या फिर दिल्ली का हुमायूं का मकबरा? अब 4 विकल्पों में सही विकल्प का चुनाव करना है तो सही विकल्प होगा दिल्ली का हुमायूं का मकबरा यानी कि विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। बाबर जामा मस्जिद हो जाएगा, हुमायूं दिन पनाह, अकबर जहांगीर महल और जहांगीर अकबर का मकबरा। इस प्रकार से ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? एक और मुगल सम्राट है, दूसरे ओर उसके मकबरे हैं। बाबर का काबुल में बिल्कुल सही है, अकबर का फतेहपुर सिकरी गलत है, जहांगीर का लाहौर में ये बिल्कुल सही है, बहादुर शाह जफर का दिल्ली में ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है यानी कि 1 और 3 सही सुमेलित है। ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 47 का सही विकल्प होगा आपका 4। अगला है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक और स्मारक है, दूसरे उसके निर्माता है। इस प्रकार से सही विकल्प का आपको चुनाव करना है तो सही विकल्प इसका निकल के आएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को उनके निर्माण की तिथियों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी, कुतुब मीनार, ताजमहल। अब इन 4 विकल्पों में सही विकल्प का चुनाव करना है तो सबसे पहले 3 आएगा, फिर 1, 2 और 4 आएगा। यदि इसके एक्सप्लेनेशन देखें तो सबसे पहले बात करते हैं आगरा के किले का। तो आगरा के किले का निर्माण 1565 ईस्वी के आसपास शुरू किया गया था और ये 1573 में पूरा हुआ था। आगरा के किले के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां अगर देखें तो आगरा के किले को लाल किला या फिर किला ए अकबरी के नाम से जाना जाता है। ये किला जो है वो यमुना नदी के दाहिने किनारे पे बसा हुआ है। किले का निर्माण जो है लाल बलुआई पत्थरों से की गई है। ठीक है। और किले का निर्माण मुगल बादशाह अकबर के कार्यकाल में शुरू किया गया। फतेहपुर सिकरी का निर्माण जो वो 16वीं शताब्दी में हुई थी। मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था इसका निर्माण और इसका निर्माण 1571 में शुरू हुआ था और 1585 ईस्वी में कंप्लीट हुआ था। फतेहपुर सिकरी को विजय का शहर कहा। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू किया गया था और ये 1648 में पूरा हुआ। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। ताजमहल को बनाने का काम जो है उस्ताद अहमद लाहौरी के नेतृत्व में हुआ और यह जो है वो मुस्लिम वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण के रूप में जाना जाता है, जिसमें मध्य पूर्वी, भारतीय, तुर्की और ऑटोमन वास्तुकला का सम्मिश्रण देखने को हमें मिलता है और 1983 में इसमें यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी इसे शामिल किया गया। अगला प्रश्न है कि कौन सा मकबरा वफादार पत्नी का उसके स्वर्गीय पति के श्रद्धांजलि के प्रतीक है? तो सही विकल्प होगा हुमायूं का मकबरा यानी कि ऑप्शन नंबर 1। शाहजहां ने अपनी किस इमारत पर उत्कीर्ण कराया था कि अगर इस जमीन पर कहीं स्वर्गीय आनंद की जगह है तो बस यही है? अब 4 विकल्प दिए गए, इन 4 विकल्पों में सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि दीवाने खास दिल्ली में। ठीक है। बसौली क्या था? स्थापत्य की पुस्तक, एक प्रकार का चित्रकला,
संगीत का एक घराना या काव्य का एक प्रकाश। सही विकल्प होगा आपका एक प्रकार का ये चित्रकला है। ठीक है। तख्त ए ताऊ जिसके निरीक्षण में बना था वह था रबिया उद दरौनी, जिरोनिमो बिरोनिमा, बेदादल खां और जहांगीर। इन चार विकल्पों में सही विकल्प होगा बेदादल खां। ठीक है। बेदादल खां के निरीक्षण में तख्त ए ताऊस को बनाया गया था। अंडाकार गुंबद निम्न शासक के काल की स्थापत्य कला का विशिष्ट लक्षण है। द ओवल डोम इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ द पीरियड ऑफ फॉलोइंग रूलर। चार विकल्प हैं हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। सही विकल्प हुआ आपका अकबर यानी कि विकल्प नंबर 2। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से उसके उत्तर का चुनाव कीजिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ एक और स्मारक है, दूसरे उसके निर्माता है। अब चार विकल्प इसके लिए दिए गए हैं दोस्तों, तो आपका हो जाएगा अलाई दरवाज़ा जो कि दिल्ली में है, इसे अलाउद्दीन खिलजी के समय बनाया गया था। ठीक है। बुलंद दरवाजा जो कि फतेहपुर सिकरी में है, इसे अकबर के द्वारा बनाया गया था। मोती मस्जिद जो कि आगरा में है, ये शाहजहां ने बनाया था। और मोती मस्जिद जो कि दिल्ली में है, इसे औरंगजेब ने बनाया था। इस प्रकार से ए का 1 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यूरोपियन राजदूत सर टॉमस रो के लिए किस चित्र की जहांगीर ने प्रतिकृति तैयार करवाई थी। चार विकल्प दिए गए, इन चार विकल्पों में सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3 मरियम एंड चाइल्ड। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारस का चित्र बनाने वाला कौन सा चित्रकार था। मनोहर, बिशन दास, मंसूर, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बिशन दास। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है सबसे पुराने को सर्वप्रथम रखते हुए निम्नलिखित को तिथि क्रम के अनुसार क्रमबद्ध करें। 2.5 दिन का झोपड़ा, दिन पनाह, बुलंद दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा। अब इन चार विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो सबसे पहले आएगा आपका 2.5 दिन का झोपड़ा, फिर अलाई दरवाज़ा आएगा आपके पास, फिर दिन पनाह आएगा और फिर बुलंद दरवाज़ा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में सामान्यतः छवि चित्र बनाने की प्रथा अधिक प्रचलन में थी। चार विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प होगा आपका शाहजहां यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अकबर ने निम्न में से किसे कंठाभरण विलास के उपाधि से विभूषित किया था। रामदास, सुभान खां, तानसेन, मियां लाल। चार विकल्प में सही विकल्प होगा आपका तानसेन यानी कि विकल्प नंबर 3। निम्न में से किसके काल में ध्रुपद गायन की चार विशिष्ट गायन शैलियां प्रचार में थी, जिनके नाम क्रमशः नुहार वाणी, खंडार वाणी, गौरारी वाणी और डागुर वाणी थी। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। अब इन चार विकल्पों में सही विकल्प हो जाएगा आपका अकबर के कार्यकाल में। ठीक है। धरातलीय सजावट की पितरादुरा पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। चार विकल्प दिए गए हैं, ताजमहल में, मोती मस्जिद, इत्मादुद्दौला के मकबरे पर और फिर फतेहपुर सिकरी में। अब इन चार विकल्पों में सही विकल्प होगा आपका इत्मादुद्दौला के मकबरे यानी कि विकल्प नंबर 3। अगला प्रश्न है कि मुगल कालीन वास्तुकला के विषय में असत्य कथन है। मुगल वास्तुकला में हिंदू मुस्लिम शैलियों के मिश्रण की प्रक्रिया अपनी पूर्णता पर पहुंची, ये बिल्कुल सही है। वास्तुकला के क्षेत्र में बाबर हुमायूं का योगदान नगण्य प्राय है, बिल्कुल सही है। शेरशाह द्वारा निर्मित भवन पूर्ववर्ती एवं मुगल शैली के मध्य कड़ी है, बिल्कुल सही है। हुमायूं के मकबरे को हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का आदर्श नहीं माना जाता है, ये गलत है। यानी कि अगर क्वेश्चन नंबर 63 यानी कि क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर देखें तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हुमायूं के मकबरे की कौन सी स्थापत्य विशेषता नहीं है। मेहराबों का प्रयोग, ऊंचा उठा गुंबद, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग, स्वतंत्र रूप से निर्मित मीनारें। अब इन चार विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प होगा स्वतंत्र रूप से निर्मित मीनारें यानी कि विकल्प नंबर 4 इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सी बात सम्मिलित नहीं थी। चार विकल्प दिए गए, इन चार विकल्पों में सही विकल्प का आपको चयन करना है। पहला विकल्प कह रहा है कि सरकारी उपाधियों पदों तक अवैतनिक पदों का परित्याग, शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार, स्थानीय संस्थाओं में नामजद भारतीय सदस्यों द्वारा त्यागपत्र, आवश्यकता पड़ने पर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह। अब इन चार विकल्पों में सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ये शामिल नहीं था आपका असहयोग आंदोलन में। ठीक है।
गांधी जी का दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा हुआ है दांडी मार्च। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? वेयर वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन पार्ट? सही जवाब होगा आपका बम्बई में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था सभी हड़तालों को अवैध घोषित करना, राज्य की महत्वपूर्ण सेवाओं को अनिवार्य सेवाएं घोषित करना, मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को नजरबंद करना, भारत के लिए स्वशासन की योजना प्रस्तुत करना। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चौरी चौरा कांड 1922 बिल्कुल सही है। दांडी मार्च 1930 सही है। क्रिप्स मिशन 1942 ये बिल्कुल सही है। गोलमेज कॉन्फ्रेंस का द्वितीय चक्र 1932 ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, 69 का 4। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन के समय, बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। सही विकल्प होगा आपका बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय स्वदेशी आंदोलन को शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं था? स्वाधीनता जन्मसिद्ध अधिकार है, काम चलाओ सरकार का गठन, विश्व शांति व एकता का समर्थन, राष्ट्रमंडल से पृथक होने की स्वीकृति। चार विकल्पों में सही विकल्प होगा काम चलाओ सरकार का गठन, ये जो है शामिल नहीं था। ठीक है। किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? लॉर्ड माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स मिशन योजना। सही जवाब आपका लॉर्ड माउंटबेटन योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल। अब इन चार विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली सत्याग्रह 12 जून 1928 को शुरू किया गया था। ये गुजरात के बारदोली में शुरू हुई थी और इस आंदोलन का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इस आंदोलन में किसानों के साथ महात्मा गांधी भी शामिल थे। ठीक है। और इस आंदोलन में महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया था? पहली और दूसरी में, पहली और तीसरी में, उपर्युक्त में से किसी में नहीं। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पहली और तीसरी में शामिल नहीं हुए थे, वे केवल दूसरे में शामिल हुए थे। ठीक है। इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है लाला लाजपत राय, CR दत्त, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी। सही विकल्प होगा दादा भाई नौरोजी, यानी कि विकल्प नंबर 3। शेर पंजाब के नाम से कौन विख्यात है? सरदार अजीत सिंह, सरदार भगत सिंह, करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि लाला लाजपत राय। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य कहा जाता है, बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस नेताजी, बिल्कुल सही है। वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, बिल्कुल सही है। खान अब्दुल गफ्फार खान कायदे आजम, गलत है। कायदे आजम कहा जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु, सुखदेव, यतीन्द्रनाथ दास। अब इन चार विकल्पों में सही विकल्प का आपको चयन करना है, तो सही विकल्प होगा आपका बटुकेश्वर दत्त। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है। किसका मानना है कि 1857 का विप्लव मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया? LER रीज, सर जेम्स ऑटरम, TR होम्स और सीले। अब इन चार विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है, तो सर जेम्स ऑटरम होगा। मंगल पांडे ने सैन्य अधिकारियों की हत्या किस दिन की? 29 मार्च 1857, 30 मार्च 1857, 9 मई 1857 और 10 मई 1857। चार विकल्पों में सही विकल्प होगा आपका 29 मार्च 1857 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस घटना से क्षुब्ध होकर के रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी? बंगाल का विभाजन,
मोपला विद्रोह का क्रूर दमन, राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण या फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड। सही विकल्प होगा जालियांवाला बाग हत्याकांड यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि चंपारण विद्रोह के परिणाम स्वरूप सरकार को कौन सी पद्धति समाप्त करनी पड़ी थी? महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, तिनकटिया या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही विकल्प कौन सा है? तो सही विकल्प आपका तिनकटिया यानी कि विकल्प नंबर 3। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? नागपुर अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन और लखनऊ अधिवेशन। अब इन 4 विकल्पों में आपको सही विकल्प का चयन करना है। सूरत अधिवेशन में 1907 में हुआ था। ठीक है। गांधी जी ने भारत में प्रथम उपवास निम्नलिखित में से किस घटना के विरोध में रखा? चंपारण सत्याग्रह, चौरी चौरा कांड, पूर्वी भारत में सांप्रदायिक दंगे या फिर अहमदाबाद के मिल मजदूरों द्वारा हड़ताल। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 4। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। भारत छोड़ो प्रस्ताव के पश्चात कांग्रेस के उच्च नेता कब बंदी बना दिए गए थे? 8 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942 या फिर 11 अगस्त 1942। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है 10 अगस्त 1942। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1916 में घटित नहीं हुई? कांग्रेस मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था, बिल्कुल। कांग्रेस का एकीकरण, ये बिल्कुल हुआ था। होम रूल लीग का गठन 1916 में बिल्कुल हुआ था। चंपारण सत्याग्रह नहीं हुआ था क्योंकि ये तो 1917 में हुआ था। तो इस प्रकार से आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे विकल्प नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार किया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब इन 4 विकल्पों में सही विकल्प होगा आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। पूना समझौता का लक्ष्य क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता, निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व समाप्त करना, राजाओं के विशेषाधिकार, द्वैत शासन की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना। अब इन 4 विकल्पों में सही विकल्प होगा आपका निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व को समाप्त करना यानी कि विकल्प नंबर 2 इसका सही जवाब है। सैमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज में घायल होने के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई? गणेश शंकर विद्यार्थी का, बिपिन चंद्र पाल का, लाला लाजपत राय का या फिर स्वामी मिर्धानंद का। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लाला लाजपत राय का। अगला प्रश्न है कि 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस के विशेष सभा में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। यह सभा कहाँ आयोजित की गई थी? 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। तो ये होगा विकल्प नंबर 3 यानी कि बंबई में। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट के उपबंधों के अनुसार कितने सदस्यों के नियंत्रण बोर्ड की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा यानी कि 6 सदस्य। अगला प्रश्न है कि क्रिप्स प्रस्ताव दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में भूनने वाली चेक है। यह कथन किसका है? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। 4 विकल्प में सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? A.O. ह्यूम, व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि W.C. बनर्जी, जिसे व्योमेश चंद्र बनर्जी के नाम से जाना जाता है। काकोरी कांड कब हुआ था? सही विकल्प होगा आपका 1925 में। नवंबर 1923 के चुनाव में स्वराज दल को किस प्रांत में बहुमत प्राप्त हुआ? बिहार में, संयुक्त प्रांत में, मध्य प्रांत में, पंजाब में। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मध्य प्रांत में। डंडा फौज का गठन कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में, पंजाब में, बंगाल में, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि पंजाब में। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? क्रिप्स मिशन, गांधी इरविन समझौता, सैमन कमीशन, भारत का विभाजन। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सबसे पहले 3 आएगा सैमन कमीशन, फिर आपका आएगा 2 यानी कि गांधी इरविन समझौता, फिर क्रिप्स मिशन और फिर भारत का विभाजन। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह का कानपुर में नेतृत्व किया था? रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, कुंवर सिंह, नाना साहेब। सही विकल्प होगा आपका नाना साहेब यानी कि विकल्प। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? UN धेवर, पट्टाभी सीतारमैया,
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आचार्य JB कृपलानी। अब इन 4 विकल्पों में सही जवाब होगा आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, विकल्प नंबर 3 इसका सही। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कशन किया जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाने वाली प्रश्न है और अलग अलग एग्जामों में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट होगा यदि वीडियो पसंद आई दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, हिस्ट्री के जीत के नाम से। कुछ पर्सनल अगर मैसेज करनी हो, अगर लगता हो कि इंपॉर्टेंट है तो आप मुझे मेल कर सकते हो और आप मुझे है फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पे भी जो है फॉलो कर सकते हो दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।